गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। परिश्रम बैच में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? सविता, हर्ष, ईशा, मीनाक्षी, अंसारी जी, ठाकुर साहब, शेख हैं। सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लोग बढ़ चले हैं अपने सेकंड लास्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है न्यूक्लियाई। हाँ, यस यस, गुड इवनिंग। ठंड तो बढ़ गई है यार, पहले से ज्यादा ठंड तो हो ही रही है, तो मैं भी सोचा यार जैकेट वैकेट पहन लें आज, है ना। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। यस, सत्यम कह रहे हैं सर आपके साथ सफर खत्म होने वाला है। भाई सफर तो अभी शुरू हुआ है? हाँ, बात सही है। ये बैच आपका लगभग लगभग देखो, देखते देखते एंडिंग की तरफ आ रहा है। सेकंड लास्ट चैप्टर पे हम लोग पहुंच गए हैं। न्यूक्लियाई चैप्टर देखो पढ़ाने में हार्डली 2 क्लास लगेगी। मतलब आज की क्लास और कल की क्लास में न्यूक्लियाई खत्म हो जाएगा। वेडनेसडे वाले दिन हम लोग जो है सेमीकंडक्टर भी स्टार्ट कर लेंगे, और वो भी मान के चलो 2 से 3 क्लासेस में, 4 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट वीक हर हालत में आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को पढ़ाने वाला हूं एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। फिर बेटा कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे। उसके बाद रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड एमईवी, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनमें रिलेशन देखेंगे। और फिर न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, है ना। बिल्कुल बेटा। हाँ, मैं भी काफी ज्यादा मिस करने वाला हूं परिश्रम बैच को। यस, लेकिन ठीक है यार, हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे, किसी ना किसी इंस्टा इंस्टा पे कहीं ना कहीं से हम लोग जुड़े रहेंगे। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, है ना। तो किसी ना किसी तरीके से हम और आप कांटेक्ट में तो रहेंगे ही रहेंगे। बच्चे जनरली भूलते नहीं है टीचर्स को, और टीचर्स भी भूलते नहीं है अपने बच्चों को जो थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट होते हैं, है ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया बेटा अंकिता, वेरी गुड। देखो अल्टीमेटली यही एम था कि सारे बच्चों को फिजिक्स से प्यार हो जाए। और परिश्रम बैच के बच्चों ने फिजिक्स से भी प्यार किया है, मुझसे भी बहुत प्यार किया है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी है। सभी ने बहुत प्यार भी दिया है, ये बात बिल्कुल सच है। बिल्कुल बिल्कुल, आप आ सकते हैं कानपुर मिलने, नो डाउट। चलिए ठीक है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या है। देखो, किसी भी न्यूक्लियस के बारे में हमें पता चल गया था बोहर साहब के मॉडल से, या उससे भी पहले रदरफोर्ड साहब के मॉडल से ये आइडिया लग गया था कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर बेटा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, है ना। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अरे वाह, लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। चलिए ठीक है यार, अब ये थोड़ा सा इमोशनल होना बंद करो, पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर लेते हैं, है ना। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले रदरफोर्ड साहब के मॉडल से ये पता चल गया था कि भाई एटम का सारा मास सेंटर पर कंसंट्रेटेड होता है, और उस सेंटर को हम लोग न्यूक्लियस का नाम देते हैं। सारा पॉजिटिव चार्ज भी उसी सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, जिसको आप न्यूक्लियस का नाम दे रहे हो, राइट। सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम नोन एज न्यूक्लियस। यानी कि एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, जिस पर एटम का सारा मास और लगभग लगभग सारा चार्ज कंसंट्रेटेड होता है। एंड अ सुटेबल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट जस्ट एज प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। जिस तरह से प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्टेन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये हम लोग पिछले चैप्टर में खूब डिटेल में पढ़ चुके हैं कि भाई कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वैल्यू को निकालना हम लोग खूब अच्छे से सीख चुके हैं। फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, न्यूक्लियर साइज इज फाउंड टू बी ऑफ ऑर्डर 10 टू द पावर -14 मीटर। यानी न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10 की पावर -14 मीटर के रेंज में होता है। पिछली क्लास में कुछ एक बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, कहते सर आप तो डायमीटर बता रहे हो, सर मेरी बुक में रेडियस गिवन है कि वो 10 की पावर -14 मीटर के ऑर्डर में। बेटा अगर रेडियस और डायमीटर की बात करें तो सिर्फ हाफ का ही तो डिफरेंस होता है। अगर किसी चीज का डायमीटर मान लो मैं आपसे बोल दूं कि डायमीटर है 2 इंटू 10 की पावर -14 मीटर, तो बेटा उसका रेडियस सोचो कितना होगा। रेडियस इसका आधा हो जाएगा ना, रेडियस इज डायमीटर बाई 2, सो दैट विल बिकम 1 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। लेकिन ऑर्डर तो सेम रहेगा ना, 10 की पावर -14 मीटर में ये भी है, 10 की पावर -14 मीटर में ये भी है। तो बेटा डायमीटर और रेडियस दोनों का ही ऑर्डर सेम होता है। ऐसा नहीं कि आधा करने पे ये पावर भी आधा हो जाता है, पावर पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं भाई साहब, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत पालिएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर साइज इज ऑफ ऑर्डर 10 टू द पावर -14 मीटर। न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर ये है। वेयर एज द डायमीटर ऑफ द एटम इज ऑफ ऑर्डर 10 टू द पावर -10 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि एटम का जो डायमीटर है वो 10 की पावर -10 मीटर के रेंज में है, जबकि न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो 10 की पावर -14 मीटर के रेंज में है। तो अगर यहां पर कंपेयर करके देखा जाए तो ये पता चल जाएगा कि भाई एटम का साइज जो है वो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में 10 की पावर 4 टाइम्स बड़ा होता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं एटम या एटॉमिक रेडियस इज 10 टू द पावर 4 टाइम्स ग्रेटर देन न्यूक्लियर रेडियस। एटम का जो रेडियस है वो न्यूक्लियस के रेडियस के कंपैरिजन में 10 की पावर 4 टाइम्स बड़ा होता है। ये पॉइंट अपनी कॉपी पर आप नोट कर सकते हैं, ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हेंस मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, यानी एटम का ज्यादातर पार्ट जो है वो खोखला होता है, हॉलो होता है। 10 की पावर 4 टाइम्स जो पार्ट है बेटा वो हॉलो होता है, राइट। 10 की पावर 4 टाइम्स का डिफरेंस है। क्या ये पॉइंट आपको याद आ रहे हैं? ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ाए गए हैं, है ना, ये आपको पिछले चैप्टर्स में सिखाया गया है। इसके बाद है कॉम्पोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। ये भी सारे पॉइंट्स आपको पता है, सिर्फ आपको मैं रिवाइज करा रहा हूं, बहुत टेंशन नहीं लेना है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवाइज कर लो, है ना, दिमाग में आ जाना चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है, दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो देखो देखो, डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन्स बाय चैडविक। सबसे पहली बात, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो चैडविक ने किया था। लेड हाइजनबर्ग टू प्रपोज प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस इन 1932। प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाली हाइपोथेसिस की, भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं जबकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, है ना। ये सारी जो थ्योरी है वो हाइजनबर्ग साहब ने दिया होगा। अकॉर्डिंग टू हाइजनबर्ग्स हाइपोथेसिस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लियस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी कि न्यूक्लियस इन्हीं से मिलकर के बना हुआ है। न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड, यानी अगर कोई भी बेटा न्यूक्लियस है तो उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। यहां पर हम लोग उसके एटॉमिक नंबर को लिखते हैं, दिस इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है, एटॉमिक नंबर। और ए जो होता है बेटा वो उसके मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, दैट इज मास नंबर। तो Z हो गया एटॉमिक नंबर और A हो गया उसका मास नंबर, ठीक।
प्रोटॉन्स गिव पॉजिटिव चार्ज टू द न्यूक्लियस वाइल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर गिव इट्स मास। यानी मास में कंट्रीब्यूशन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही करते हैं, लेकिन चार्ज में जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन का होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज बेटा कितना है, 0 के बराबर। न्यूट्रॉन का जो चार्ज है बेटा वो कितना है, 0 के बराबर। क्लियर है, ये सब आप लोग जानते हो। टू न्यूट्रलाइज पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस टू मेक द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स इज जेड। यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बता रहे हैं, तो उसकी मैंने एक अलग पूरी स्लाइड ही बना रखी है, आइए मैं उसको आपको बताता हूं। ठीक है, फिर आगे प्रोटॉन्स और इन सब के बारे में आपको डिटेल में आपसे बात किया जा रहा है कि भाई प्रोटॉन क्या है। प्रोटॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है विच में बी कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। एक प्रोटॉन, क्योंकि अगर हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, चलो यहां पे तुम्हें एक नई चीज सिखाते हैं, अगर एलिमेंट लिखा हुआ है कुछ इस तरीके का, तो इसमें बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, विच इज इक्वल टू जेड। जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। ठीक है, ये जो ए होता है वो न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कोई पूछे कि भाई कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, तो वो न्यूक्लियॉन्स ए के बराबर होते हैं, ए को मास नंबर कहा जाता है। जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर कोई आपसे पूछे कि भाई न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो न्यूट्रॉन्स होते हैं ए माइनस जेड के बराबर। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, ए माइनस जेड के बराबर। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जेड के बराबर। प्रोटॉन्स कितने हैं, जेड के बराबर। न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ए माइनस जेड के बराबर। तो अगर मैं आपसे बात करूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जनरली 1H1 को हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात आपसे करूं तो हाइड्रोजन में जरा सोचो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जेड के बराबर जो कि 1 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, जेड के बराबर जो कि 1 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपसे मैं पूछूं तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 0 के बराबर। यानी कि प्रोटॉन, या अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एक हैं लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है, देयर इज नो न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बनाया जाएगा तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा। हाइड्रोजन न्यूक्लियस में सिर्फ क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज बेसिकली प्रोटॉन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में बेटा सिर्फ क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है वही एक फंडामेंटल पार्टिकल हो गया, वही प्रोटॉन हो गया। क्लियर। सो इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो प्रोटॉन का चार्ज तो यार बचपन से पढ़ रहे हो, है ना, क्लास 12 की स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो। एंड प्रोटॉन हैज अ रेस्ट मास ऑफ 1.6726 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg के बराबर ये प्रोटॉन का मास है, विच इज अबाउट 1836 टाइम्स द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास के कंपैरिजन में 1836 गुना ज्यादा है प्रोटॉन्स का मास। यानी इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है ना, सबको पता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये जो मास है वो 1836 गुना ज्यादा होता है। प्रोटॉन हैज इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू 1/2। तो आप सबने क्वांटम नंबर पढ़ रखा होगा NLMS केमिस्ट्री में, है ना। स्पिन क्वांटम नंबर हम लोग डिफाइन करते हैं ना, 1/2 माइनस 1/2। तो प्रोटॉन के लिए वो जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, 1/2। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर दिमाग में रह जाए तो अच्छी बात, ना रह जाए तो उससे ज्यादा अच्छी बात। क्लियर है, जल्दी बताओ। प्रोटॉन्स। नेक्स्ट है बेटा न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या है, दे आर चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल्स। They are chargeless fundamental particles having mass slightly greater than the mass of proton। यानी कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो हल्का सा प्रोटॉन से ज्यादा होता है। ठीक, आप देख सकते हो इसका जो मास है वो 1.6749 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg है, जबकि यहां पर जो मास था वो 1.6726 है। 1.6726 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg है, जबकि न्यूट्रॉन का जो मास है उसमें 49 होता है, तो थोड़ा सा उससे ज्यादा होता है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। इट हैज इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू दैट ऑफ द फोटॉन। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, जो उधर 1/2 हमने देखा था, वही इसके भी बराबर इसका भी होता है। यानी दोनों के लिए एंगुलर मोमेंटम जो है वो सेम होता है।
क्लियर है? अभी मैंने पीछे एक टर्म यूज किया था सर, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है। जैसे अगर मैं आप में से कहूं, आप में से कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में ऑल दीज आर माई स्टूडेंट्स, है ना? बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटॉन्स है कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो जब भी ये वर्ड न्यूक्लियॉन यूज होगा तो न्यूक्लियॉन का मतलब क्या हो गया कि इसमें प्रोटॉन भी है और इसमें न्यूट्रॉन भी है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंबाइंड फॉर्म में नाम दिया जाता है न्यूक्लियॉन्स, राइट? सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है? तो हम लोग ये भी यहां पर मान के चलेंगे बेटा कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, जो कि नियरली m के बराबर मैं मान सकता हूं, क्योंकि दोनों का ही जो मास है वो ऑलमोस्ट, अगर मैं लिखूंगा तो वो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg के बराबर होता है। नियरली दोनों का मास बेटा इतना ही होता है। तो ये इतना मास हम लोग न्यूक्लियॉन का मान के चलेंगे। कितने न्यूक्लियॉन होते हैं? मास नंबर के बराबर। कितने न्यूक्लियॉन है भाई? मास नंबर। जितना ए होता है मास नंबर, ऊपर लिखा जाता है ना मास नंबर, उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं किसी भी न्यूक्लियस में। ठीक है? जल्दी से बता दो भाई, अगर बात पूरी एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो चैट बॉक्स में एक बार आग लगा दीजिए सब लोग। हाँ, जल्दी से बता दो। फिर एटॉमिक नंबर है भैया, ये सब मैं बता चुका हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है। मास नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन। तो आप ऐसा कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये जो है वो मास नंबर के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू मास नंबर, राइट? दिस इज इक्वल टू मास नंबर। टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम है वो मास नंबर कहलाता है, जिसको न्यूक्लियॉन्स भी हम लोग कह सकते हैं। न्यूक्लियॉन्स भी हम लोग कह सकते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम, किसी भी एटम में प्रोटॉन्स कितने हैं? Z के बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? Z के बराबर। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना है? मास नंबर के बराबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? दैट इज A माइनस Z। A माइनस Z। अगर कोई इस तरह का एलिमेंट लिखा हुआ है, एटम लिखा है, न्यूक्लाइड लिखा हुआ है, इसको बेसिकली नाम क्या देते हैं इस चैप्टर में हम लोग? इसको हम लोग न्यूक्लाइड बोलते हैं। अगर कोई ऐसा न्यूक्लाइड लिखा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर मास नंबर गिवन है, तो आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। सारी बात मैंने यहां पे लिख दिया है। सक्षम कह रहे हैं सर फॉर्मूला शीट। बेटा फॉर्मूला शीट आपके जितने भी चैप्टर्स बचे हैं इनको मैं ऐड करवा दूंगा बहुत जल्दी। ठीक है? शायद वेव ऑप्टिक्स से रह गया है, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, एटम, है ना? इन सभी के फॉर्मूला शीट में आप लोगों को ऐड करवा दूंगा। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो फॉर्मूला शीट सबका ऐड करवाएंगे और सारे फॉर्मूला शीट आपको देंगे, है ना? आप में से कितने लोगों ने फॉर्मूला शीट को सच में यूज किया है? मुझे मुझे बस यही दिन का वेट था कि जब बच्चे खुद पूछे फॉर्मूला शीट। आप में से कितने लोग फॉर्मूला शीट को सच में यूज करते हो यार, जरा बताओ मुझे। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत कम बच्चे हैं जो फॉर्मूला शीट देखते भी हैं कि अपलोड हो गया कि नहीं हो गया। जल्दी बताओ। विजेन साहब कह रहे हैं सर डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस बता दो। बेटा न्यूक्लियस ये है, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है, ये डिफरेंस है भाई। ठीक है? न्यूक्लियस समझ लो आपका घर है और उस घर के अंदर आपके फादर आपके मदर दोनों है, कुछ इस तरह का समझ लो, ये डिफरेंस है। चलिए, आदित्य कह रहे हैं सर कोई रेफरेंस बुक बता दीजिए क्लास 12th के लिए ताकि मैं 95 प्लस ले आऊं। भाई बहुत जल्दी पूछ लिया यार तुमने, अगले साल तक पूछते, क्या दिक्कत थी? है? अगले साल पूछते, अब रेफरेंस बुक क्या करोगे यार? रेफरेंस बुक देखो, एस एल अरोरा बहुत अच्छी किताब है, लेकिन अब तुम्हारे मतलब की नहीं है, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं कि जिसने किया है सॉल्व तब तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है शुरू से सॉल्व या बीच से जो नहीं जगा था तो उसके लिए थोड़ा सा देर हो चुका है उस रेफरेंस बुक के लिए। अब जो लोग सीरियसली पढ़ना चाहते हो उनका बस टारगेट ये होना चाहिए कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। लेक्चर में मैंने जितना पढ़ाया है, जितना सिखाया है, वो 100% आना चाहिए।
ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है, और कोई 4 से 5 सैंपल पेपर कायदे से कर लेना है। ये 4 चीज अगर आपने कर लिया तो अभी भी आप 95 प्लस मार्क्स ले आएंगे, ठीक है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। हाँ, 60% बच्चों ने फॉर्मूला शीट को यूज किया, 40% ने ध्यान नहीं दिया। भाई थोड़ा रिवाइज कर लेना, उससे भी तुम्हें हेल्प मिलेगी। देखो आपके रिवीजन के लिए ना कई सारी चीजें हैं। आपके रिवीजन के लिए उधर जो अभी सीरीज अपनी चल रही थी, है ना, माइंड मैप सीरीज, उससे आप लेक्चर को क्विकली रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पर हर चैप्टर के बाद आपको लगभग लगभग मैंने क्विक रिवीजन का एक सेशन दिया है, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और वन शॉट लेक्चर्स हो सकता है अभी आगे आएंगे, तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। तरीके हैं आपके पास रिवाइज करने के, नहीं तो परिश्रम बैच के लेक्चर्स तो आपके पास सारे है ही हैं, उनसे भी आप बढ़िया अच्छा प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हो। न्यूक्लियर मास क्या होता है बेटा? पूरे न्यूक्लियस का मास, ठीक है। पूरे न्यूक्लियस का मास जो है वो न्यूक्लियर मास कहलाता है। सो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर मास, ठीक है। न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियर मास, सिंपल सी चीज है। फिर आता है न्यूक्लाइड क्या है भाई? तो जब भी किसी एलिमेंट को इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, देखो ऐसा भी होता है कई बार Z और A एक ही तरफ लिखा होता है कुछ किताबों में, तो सेंस उसका एक ही है, उसमें कोई कंफ्यूजन मत पालना। ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है, एक ही बात है, वही सब चीज यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये कभी नहीं तुमसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लाइड क्या है, न्यूक्लियर मास क्या है। ये तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इस चैप्टर में आगे जब यूज हो तो तुम्हें पता तो चल जाए कि लिखा क्या गया है, ठीक है। इसलिए मैं ये चीजों को तुम्हें बता रहा हूं। अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी वो मैं बता दूंगा। जैसे अब जो मैं अभी बताने चल रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। सो दोज elements which have same atomic number but different mass numbers are known as isotopes. Such atoms contain same number of protons and electrons. भाई अगर एटॉमिक नंबर सेम है इसका मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग हो सकता है लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर इनमें सेम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 1h1 1h2 और 1h3, 1h1 1h2 1h3, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, ये तीनों होते हैं। क्योंकि तीनों में देखो यहां पर 1 लिखा है, यहां भी देखो 1 लिखा है, इसमें भी देखो 1 लिखा है, इसलिए ये तीनों आइसोटोप कहलाते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं? 3, पता होना चाहिए आपको, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। इसके बाद लिथियम के भी 2 आइसोटोप होते हैं बेटा, जैसे Li36 Li37, तो ये भी एग्जाम्पल है। कम से कम ये 2 एग्जाम्पल आप लोग अपने दिमाग में रख लो, हाइड्रोजन के आइसोटोप, और आप इधर लिथियम के रख सकते हो, हीलियम के भी लिख सकते हो, He24 He23, ये भी हीलियम के 2 आइसोटोप्स होते हैं। क्लियर है? अब अगली चीज है, डिफरेंट आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट आर फाउंड टू हैव डिफरेंट रिलेटिव अबंडेंसेस। यानी कि जो 2 अलग अलग आइसोटोप्स है मान लो, तो वो दोनों का परसेंटेज भी अलग अलग होता है। कोई 35% मिलेगा तो बाकी 65% होगा, कोई 40% होगा तो कोई 60% हो, कोई 50-50 होंगे, दोनों बराबर बराबर परसेंटेज होंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अलग अलग आइसोटोप का जो अमाउंट होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। अब इस पर बेस्ड मैं आपको देखो एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। उनका एवरेज अगर ले लोगे, उनके मास का अगर आप एवरेज ले लोगे तो आपको वही एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूं कि क्लोरीन है, जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप है हमारे पास, क्लोरीन के 2 आइसोटोप है हमारे पास, क्लोरीन 35, ठीक है, नीचे तो 17 इसमें भी है, और दूसरा आइसोटोप है हमारे पास क्लोरीन 37, 17 इसमें भी है, ठीक है। यहां भी 17 है, यहां भी 17 है, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग? आइसोटोप बोल रहे हैं। अब ये जो पहला वाला आइसोटोप है वो 75% है, पहला वाला जो आइसोटोप है बेटा वो 75% है, और दूसरा वाला जो आइसोटोप है वो फॉर एग्जांपल 25%। अब ये 75% है तो ऑब्वियस है बचा हुआ ये 25% होगा, राइट। लेकिन अब मैटर ये है कि सर फिर इसका एटॉमिक मास क्या माने हम? सर ये तो सर यहां 35 है, सर यहां पे 37 है, सर तो हम आखिर इसका एटॉमिक मास क्या माने? अगर आप लोग को याद हो क्लोरीन का एटॉमिक मास तो जरा बता दो कितना होता है। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? कितना एटॉमिक मास हम लोग क्लोरीन का लेकर चलते हैं, जल्दी से बताओ, क्लोरीन का बता दो, क्लोरीन का बता दो, एटॉमिक मास हम लोग कितना लेके चलते हैं?
35.5 AMU सचिन सिंह ने बताया। अच्छा, बाकी लोग बताओ। हाँ सही है ना, 35.5। तो आखिर सर ये 35.5 कहां से आया? भाई इसका 35 है, इसका 37 है, तो 35.5 क्या है? इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज। तो बेटा अगर आप एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन निकालना चाहते हो तो वो निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास अगर हमें निकालना है तो कैसे मिलेगा? देखो 35 वाला कितने परसेंट है? 75%। तो 35 का 75% निकालो, 35 का 75% निकालो, प्लस प्लस 37 वाला कितना है? 25%। तो 37 का 25% निकाल लो और जोड़ डालो, बस सीधा सा फंडा है ना, सीधा सा फंडा है। 35 वाला 75% है, 37 वाला 25% है, तो 35 का 75% निकालो, 37 का 25% निकालो और बस चुपचाप इनको ऐड कर डालो। अब आइए मैं आपको पूरा पूरा सॉल्व करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखो आजा भाई है। अब लो बाबू, हैंग हो गया सिस्टम। हाँ, सिस्टम वो हैंग हो गया भाई। कुमारी वंदना पाठक, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। नंदन साहब कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं आप। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अबे ये क्या हो गया इसको? तो भैया बोर्ड ने कहा है हम नहीं चलेंगे। हाँ ये भूतिया स्टूडियो वहां से यहां तक आ गया क्या भूत? ऐसा है क्या? है ये भूत वहां से यहां तक आ गया क्या? हाँ, अंशु कह रही सर मेरा छोटा सा दिमाग है सर, हैंग हो गया। अरे बच्चा, जरा सी चीज पढ़ के दिमाग हैंग हो गया, बताओ है क्या हो गया भाई? चल जाओ भाई। कुछ तो चल जा भाई। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। है यही करना पड़ेगा? अरे यार रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्या? अबे हाँ, देखा देखा देखा, देख रहे हो भाई? पावर देख रहे हो हनुमान जी की? हाँ, देख लो। आर्यन कह रहे हैं मोए मोए, मोए मोए है ना? ऐसा नहीं है, हनुमान जी को याद कर लिया गया भाई, इसलिए सिस्टम जो है एकदम चौकस हो गया है। तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 75, ये हो गया भैया 2625। 2625 में हम लोग डिवाइड कर लेंगे 100 का, ठीक है? तो ये हो गया है 26.25 प्लस प्लस 37 × 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया है 9.25। 9.25 में 26.25 हम लोग ऐड करेंगे, तो ये भाई साहब बन जाएगा 35.5। क्लियर है? 35.5। तो इस तरीके से हम लोग इसका एवरेज जो है वो निकाल सकते हैं। क्लियर है? एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका सिंपल है, जो जितने परसेंट हो उसका उतना परसेंट निकाल के इधर डालो। ठीक है, 35 वाला था 75%, 37 वाला था 25%, तो 35 का 75% हमने निकाला, 37 का 25% निकाला और जोड़ दिया। जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है उसका उतना ही परसेंटेज हम लोग निकाल करके ऐड कर डालेंगे। राइट? क्या आपको बात एकदम चकाचक समझ में आ गई है?
क्या आपको ये बात एकदम चकाचक समझ में आ गई है? इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैं अभी करवाऊंगा, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ऐसा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी मैं इस पे करवाऊंगा आपको, ठीक है। चलो अगली चीज है सर, आइसोटोप तो समझ में आया सर, आइसोबार क्या होता है? अब इसका उल्टा कर लो यार, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, ना 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 ना, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, अगर ऐसा हो जाए दैट मींस सेम मास नंबर but different atomic number are called isobars. Such atoms contain different number of protons and electrons. ऐसे जो atoms होते हैं उसमें different number of protons और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर अलग अलग होते हैं क्योंकि इनका जो Z है वो डिफरेंट है, Z डिफरेंट बट मास नंबर A सेम, तो इनको हम लोग आइसोबार्स का नाम देते हैं। सो दे डिफर इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हैं और इनकी पोजीशंस भी अलग अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम को देखो, हाइड्रोजन में 1s3 ले लो ट्रिटियम, और हीलियम का एक आइसोटोप ले लो 2,3, इधर भी 3 है भाई साहब, ये भी 3 है, ये भी 3 है, इसलिए ये क्या हो गए, दे आर आइसोबार्स। ठीक है, क्लोरीन ले लो 37 वाला, सल्फर ले लो 37 वाला, कैल्शियम ले लो 40 वाला, इधर आर्सेनिक भी ले लो 40 वाला, तो ऐसे में ये क्या बन जाएंगे, दे विल बिकम आइसोबार्स। तो आइसोटोप हो गया, आइसोबार हो गया, है ना। गुनगुन बेटा, हाँ हाँ करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल वीडियो कॉल करेंगे, ठीक है। चलो कुछ लोगों के डाउट देखते हैं। सबसे पहला डाउट है, सर जी गुड इवनिंग। दूसरा डाउट है, सर जी आपका जैकेट बहुत कूल लग रहा है, आप भी बहुत कूल लग रहे हैं, मेरा बस यही कहना है सर, ये जैकेट कहाँ से लिया सर, हमें दे दो। हाँ है ना, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आप लोगों से। हाँ, दूसरा है सर माइंड मैप सीरीज के नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं सर, प्लीज बता दीजिए। तो उसके लिए सिर्फ परिश्रम बैच ही बचा है पूछने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है। चौथा डाउट, सर आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, सिलेबस खत्म होने के बाद लाइव क्लासेस चलेंगी सर या फिर यहाँ पे बढ़िया इंडियन आइडल चलेगा? बेटा लाइव क्लास ही चलेगा, और क्या चलवाओगे भाई यहाँ पे तुम, है? सर बहुत सारी बुक्स में न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर -% C2% B9% E2% 81% B5 दिया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में एमसीक्यू में आए तो ऑप्शन में अगलम बगलम अगलम बगलम अगलम बगलम और अगलम बगलम अगलम बगलम में दोनों दिया हो तो क्या टिक करें? हाँ, अरे बाबा, अरे बाबा, पता नहीं क्या पूछा यार कन्या ने। सर बहुत सारी बुक्स में न्यूक्लियस का साइज कुछ दिया है, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में एमसीक्यू में आए, देखो बेटा न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10 की पावर -14 मीटर माना जाता है, और 10 की पावर -15 मीटर भी आपको कुछ पुस्तकों में मिल जाएगा। ठीक है कोमल, शायद आप यही बात जो है कहना चाहती होंगी, ऐसा अजम्पशन करते हुए मैं आपको बता रहा हूं दोनों ही सही होता है। ठीक है सर, MEV का मतलब मिलियन होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। भाई साहब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है पाड़े जी। सर वेव ऑप्टिक्स के और डिटेल लेक्चर डाल देना। हाँ हाँ टेंशन ना लो, तुम इतना डिटेल डालेंगे डूब जाओगे उसी में, है। हर सैनिक कह रहे हैं सर मुझे वीडियो कॉल करो, %। सर आप PW बैच में ही रिवीजन करवाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल कराएंगे। 90+ गुजरात, भाई तुम लोग यार क्या बताएं हम, है। मैं खुद से बनाती हूँ देन मैच करती हूँ, सारा पॉइंट आ गया नहीं। भाई क्या डाउट है ये डाउट सेक्शन है कि सबकी मतलब वो क्या मोदी जी चलाते हैं ना मन की बात, हाँ, तो सबके पास PW में मिला मन की बात, कहां पे, डाउट सेक्शन में। डाउट सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहां पे जो मन में आए लिख दो, सारी मन की बात यहीं पे कर लो, है ना। टॉपिक वॉपिक से कोई मतलब नहीं है सर, हम लोग सीनियर क्लास है, 12th क्लास वाले हैं, जहां जो मन में आएगा लिखेंगे सर। हमने पूरे जो है कितने 2,500 रुपए दिए हैं, इसलिए सर हम पूरा यूज करेंगे और हम धड़ाधड़ लिख सकते हैं। क्यों भाई, ऐसा है ना जन्नत ने कहा सर मोए मोए हो गया, हाँ सही बात है, इसी में मोए मोए होना चाहिए, वो जो % वाला आया था ना वही। हाँ हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम,
आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल कैसा। हाँ वीडियो कॉल, अरे भैया सबको वीडियो कॉल करेंगे, पढ़ लो पहले। 1H3 He2 3, तो 3 3 दोनों तरफ है, इसलिए मास नंबर सेम है, आइसोबार नाम देंगे। ऐसे इसमें इसमें भाई याद कर लेना, कम से कम दो दो पेयर एग्जाम्पल्स में आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आइसोटोन्स क्या होते हैं? न्यूक्लाइड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हैं तो ऐसे न्यूक्लाइड्स को हम लोग आइसोटोन कहते हैं। यानी कि यहां पर A माइनस जेड सेम होगा। अगर दो ऐसे न्यूक्लाइड्स हैं जिनका A माइनस जेड सेम है, क्रॉस चेक करो, Cl 1737 और पोटेशियम 1939, चेक करो A माइनस जेड की वैल्यू क्या दोनों के लिए सेम है? अगर सेम है ना, अगर सेम है तो भाई साहब सेम है तो आइसोटोन बोलेंगे। Hg और ये Pu, ठीक है, 80 198, इधर 79 197 आइसोटोन्स हैं क्योंकि इनमें 118 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर दो एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन सेम है तो उनको नाम क्या दिया जाएगा भाई साहब? आइसोटोन्स, है ना। कोमल को खूब मजे आ रहे हैं, हाँ कोई नहीं। आइसोमर्स, दीज आर न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, है ना। ये तो खूब पढ़ा होगा यार, आइसोमेरिज्म तुम लोगों ने केमिस्ट्री में, हमसे ज्यादा ये तुमको आता होगा आइसोमेरिज्म, है ना। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है भैया? सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, लेकिन उनका एनर्जी कन्फिगरेशन अलग होता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब ही यही था कि उनका एनर्जी लेवल अलग अलग है। क्लियर? एनर्जी लेवल अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियस इन द ग्राउंड स्टेट एंड न्यूक्लियस इन मेटा स्टेबल एक्साइटेड स्टेट आर आइसोमर्स। यानी ग्राउंड स्टेट में कोई न्यूक्लियस है, एक्साइटेड स्टेट में कोई न्यूक्लियस है, सेम न्यूक्लियस है, ठीक है, तो वो दोनों कैसे होंगे? दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, यानी कि एनर्जी लेवल अगर दोनों का अलग अलग है तो उनको हम लोग आइसोमर्स का नाम दे रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है भाई साहब एटॉमिक मास यूनिट, AMU। एटॉमिक मास यूनिट आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। एटॉमिक मास यूनिट जो है दैट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। एक कार्बन एटम के मास का 1/12 कर लो, उसको 1 AMU कहा जाता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एक कार्बन एटम का जो मास है वो इतना होता है, देखो कार्बन एटम का जो मास है वो 1.992678 इंटू 10 की पावर -26 किलोग्राम होता है। और उसका अगर मैं 1/12 कर लूं, ठीक है, 1/12 कर लूं बेटा, 1/12 कर लूंगा तो वो 1 AMU बन जाएगा। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। 1/12 जैसे ही सॉल्व किया वैल्यू आ गई, देखो कितनी, 1 AMU का मतलब होता है 1.660565 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। इस नंबर को याद कर पाना इजी है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। दिस इज द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU, राइट, 1 AMU, 1 AMU। 1 AMU का मतलब 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। दिमाग में रख लो, मास का एक बहुत छोटा सा यूनिट होता है AMU, राइट। चलो भैया, इलेक्ट्रॉन के मास की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम के बराबर, जिसको AMU में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.00055 AMU आता है। ऐसे ही प्रोटॉन का जो मास है 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg आता है, जो कि 1.0073 AMU होता है। न्यूट्रॉन 1.0086 AMU होता है। जबकि अगर मैं आपसे हाइड्रोजन की बात करूं, क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ दोगे तो देखो हाइड्रोजन का मास कितना निकल करके आएगा, 1.0078 AMU। इसीलिए हाइड्रोजन का मास कितना लिया जाता है, 1। अगर हम लोग 1H1 की बात करें, हाइड्रोजन जब भी कहा जाता है ना बेटा तो उसका मतलब होता है 1H1। तो 1H1 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 0,
ठीक, न्यूट्रॉन्स है ही नहीं, केवल एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का टोटल मास जो होता है दैट इज मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। एटम का मास बात कर रहे हैं हम लोग, एटम का मास कितना आया 1.0078 AMU। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? है ना? क्लियर है क्या? सर AMU कैसे निकालें? बेटा बताया तो, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम के मास का 1/12 कर दो तो 1 AMU निकल आता है। राइट? लव फ्रॉम गुजरात, लव टू गुजरात, है ना? सर आपने मास नंबर नहीं पढ़ाया। भाई पढ़ाया तो इसको बताओ यार, इसको तुम लोग यार ऐसे मतलब डाउट करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है भैया? सन 57 से आपको यह बात मैं पढ़ा रहा हूं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से पास करा दिया जाए तो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ जाती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। क्या ये एकदम क्लियर है? क्या ये एकदम क्लियर है ना? हाँ, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहां कह रहे हैं रिलेशन बिटवीन AMU एंड मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। AMU और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आखिर क्या रिलेशन है? देखो AMU मास है और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें 1 AMU मास को इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में कन्वर्ट करना है। देखो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का सिस्टम किसने दिया था? आइंस्टाइन साहब ने। आइंस्टाइन साहब का फॉर्मूला था, रिलेशन था E बराबर mc²। ये फॉर्मूला बताता था कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास। ये कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन साहब ने दिया था। ठीक है, इसी को आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन भी कहा जाता है या मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर 1 AMU मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो E बराबर mc² होता है। 1 AMU की वैल्यू कितनी है? 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा? 2.998 इंटू 10 की पावर 8। इसको तुम 3 भी लिख सकते हो, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, m इंटू c² करना है तो आप देख सकते हैं 1 AMU मास हमें पता है बेटा 1.66 इंटू 10 की पावर -27। स्पीड ऑफ लाइट भी हमें पता है, उसका स्क्वायर हमने कर दिया। ये दोनों को जब सॉल्व करोगे तो जूल में वैल्यू आएगी काफी बड़ी सी, जूल में वैल्यू आएगी काफी बड़ी सी। तो हम क्या करेंगे, उसमें हम 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप ये डिवीजन करेंगे, जैसे ही आप ये डिवीजन करेंगे वैल्यू 931 आ जाएगी। यानी 1 AMU मास को अगर मैं एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU मास, 1 AMU मास इज इक्विवेलेंट टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU मास जो है वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। यानी कि 1 AMU में अगर मैं c² का मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग लगभग 936 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल कर आ जाएगा। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बता दो। सिंपल है, 1 AMU को हमें कन्वर्ट करना था एनर्जी में, तो हमने क्या किया है देख लो। हमने क्या किया है, पहले इस मास को 1 AMU में c² का मल्टीप्लाई किया तो E बराबर mc² एनर्जी आ गई है। ठीक है, उसको हमने 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से जब डिवाइड किया तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। जो वैल्यू आई है वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई है। अब मैं आपको बता दूं 1 मिलियन का मतलब, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 10 की पावर 6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि कितना है, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स के बराबर। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल्स। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल्स के बराबर। क्लियर है? ये मतलब है
तो आप समझ लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से जब डिवाइड किए हो तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है। यहां पे -13 से सीधे ही डिवाइड कर दिए होते तो ये वैल्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती। तो 1 AMU जो है वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है। लगभग 87% बच्चों को बात समझ में आ गई है। 13% बच्चे अभी भी थोड़ा सा ऊपर वाला माला डिस्टर्ब है, कोई बात नहीं है ना। वो लोग भी ध्यान से मेरी बात को सुने, उनको भी समझ में आ ही जाएगा। ठीक है बेटा, मैं ये बताना चाहता हूं कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो E बराबर mc² करना पड़ेगा उस मास में। ठीक है, अगर मैं c² का मल्टीप्लाई करूंगा तो एनर्जी आएगा। मास कितना है 1 AMU। 1 AMU का मतलब क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁻8। तो आप मास में c² स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी। 1.6 इंटू 10⁻13 से डिवाइड कर दोगे तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो कभी भी 1 AMU मास को अगर हमें कन्वर्ट करना होगा एनर्जी में तो 1 AMU को हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है। चलो पहले इसको मैं आपको समझा दूं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर साइज। ठीक है, न्यूक्लियर साइज का मतलब है किसी भी न्यूक्लियस का साइज। अब हम लोग किसी भी न्यूक्लियस के साइज के बारे में डिस्कशन करने चल रहे हैं। न्यूक्लियस का साइज मतलब उस न्यूक्लियस का वॉल्यूम। तो किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो 4/3 πr³ के बराबर है, क्योंकि न्यूक्लियस को हम लोग स्फेरिकल शेप का मानते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर होता है। ठीक है, जिस न्यूक्लियस का मास ज्यादा है, जैसे मान लो एक है हमारे पास हाइड्रोजन 1H1 और एक है हमारे पास हीलियम He2 4, तो ऑब्वियस है इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 4 है, तो हम ये बोलेंगे कि इसका न्यूक्लियस अगर इतना बड़ा है तो इसका न्यूक्लियस कंपैरेटिवली बड़ा होगा। तो मास नंबर जब बढ़ता है तो हम ये मानते हैं कि न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ता है, यानी न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी बढ़ता है। अब बेटा जब प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हो ना तो वहां पे कांस्टेंट्स का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटती है तब कांस्टेंट आता है। और यहां तुम पहले ही 4/3 और पाई रख रखे हो, यानी कांस्टेंट का कोई काम यहां पे नहीं है। तो मैं कांस्टेंट को हटाकर सीधे सीधे बोलूंगा कि रेडियस का क्यूब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होता है। ठीक है, यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की पावर 1/3 होता है। और ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो अब यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट होता है R0। वो कांस्टेंट यहां पर क्या है R0। ठीक है, तो R0 एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है और इस R0 की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। R0 की वैल्यू ये होती है, तो R0 को हम लोग 1.2 फर्मी मीटर भी लिख सकते हैं। फर्मी मीटर बेटा जैसे एंगस्ट्रॉम होता है ना, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से 1 फर्मी मीटर होता है। फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर होता है, राइट। तो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, इसको 1.2 फर्मी मीटर लिखा जा सकता है। तो R0 एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट अपने को पता होगा। तो किसी भी न्यूक्लियस का साइज मतलब न्यूक्लियस का वॉल्यूम, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होता है। तो R³ प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, R प्रोपोर्शनल टू A मास नंबर की पावर 1/3। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, कांस्टेंट आएगा, दैट इज R0। तो R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। क्लियर। तो ये एक स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। ये फॉर्मूला आपसे कई बार यूज करवाया जाएगा अभी न्यूमेरिकल्स में। R0 ध्यान रखना, दैट इज 1.2 FM होता है। क्लियर है। तो इस पेज में हमने आपको यही बात बताया है। देख लो, न्यूक्लियस का साइज मतलब न्यूक्लियस का वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की पावर 1/3, R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। R0 कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू भी मैंने बता रखी है। ठीक है, तो सेम चीज मैंने आपको इस पेज में बताया है। इसके बाद न्यूक्लियस की डेंसिटी हमें बता रहे हैं कि भाई न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है। देखो डेंसिटी किसी की भी हो यार, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी किसी का भी हो, कॉन्सेप्ट क्या है, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। सोचो, मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है बेटा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स।
न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। मान लो एक न्यूक्लियॉन का मास क्या है, m। व्हाट इज m? m इज मास ऑफ अ न्यूक्लियॉन। किसी एक न्यूक्लियॉन का जो मास होता है वो m मान लिया जाए। कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं भाई साहब, कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, m इंटू ए के बराबर। कितने होते हैं, m इंटू ए के बराबर। भैया कितने न्यूक्लियॉन्स है, जितना मास नंबर, जितने मास नंबर होंगे उतने ही तो न्यूक्लियॉन्स होंगे। एक न्यूक्लियॉन का मास अगर m है तो सारे न्यूक्लियॉन्स का मास कितना हो गया, m इंटू ए। और वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर, राइट। तो बेटा बन जाएगा मास इंटू ए अपॉन 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। रेडियस कितना होता है न्यूक्लियस का, दैट इज आर नॉट ए की पावर 1/3 और उसका भी क्यूब। तो ये तुम्हारा बन जाएगा m इंटू ए, ठीक है। ये 3 को भी ऊपर भेज रहा हूं तो 3ma अपॉन 4 पाई आर नॉट का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ए। बेटा इसका क्यूब करो, आर नॉट का क्यूब होगा और ए की पावर में 1 हो जाएगा। ए से ए तुम्हारा कैंसिल हो गया, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास आ गया। तो न्यूक्लियस का जो डेंसिटी निकल करके आया वो आप देख सकते हैं, दैट इज 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब, ठीक है। न्यूक्लियस का डेंसिटी मैं यहां लिख रहा हूं, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। ध्यान देने वाली बात बेटा यह है कि डेंसिटी ऑफ दिस न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो मास पर डिपेंड करती ही नहीं है, मास नंबर पर डिपेंड करती ही नहीं है। यानी न्यूक्लियस चाहे हीलियम का हो चाहे न्यूक्लियस हाइड्रोजन का हो, डेंसिटी भाई साहब सेम होगी। चेक कर लो, दैट इज 3m। m क्या है बेटा, m न्यूक्लियन का मास है। न्यूक्लियन का मास कितना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एवरेज मास, दोनों का मास लगभग लगभग सेम ही था। यानी न्यूक्लियन का मास कितना होगा, 1.66 इंटू 10⁻27, ऑलमोस्ट सेम है, राइट। 4 पाई आर नॉट कितना था, 1.2 एफएम के बराबर, वो भी कांस्टेंट है। तो ये सारी ही चीज बेटा कांस्टेंट है। यानी कि न्यूक्लियस किसी का भी हो, डेंसिटी उसकी हमेशा कांस्टेंट होती है। न्यूक्लियस की डेंसिटी हमेशा बेटा कांस्टेंट होती है। तो ये रही न्यूक्लियस की डेंसिटी। और अगर मैं यहां पर सब में वैल्यूज रख दूं उठाकर, तो ये बनेगा ना 3 इंटू मास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻27 केजी के बराबर, डिवाइडेड बाई 4 पाई आर नॉट कितना है, 1.2 इंटू 10⁻15 का होल क्यूब, ठीक है। ये जो डेटा है, इस डेटा को अगर सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू आएगी 2.3 इंटू 10⁻17। वैल्यू कितनी आएगी, 2.3 इंटू 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर। इतनी डेंसिटी होती है किसी भी न्यूक्लियस की। अब मैं आपको कुछ चीजों की डेंसिटी याद दिलाता हूं, आपने पढ़ रखा है बचपन में। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है बेटा, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी देखो, न्यूक्लियस की डेंसिटी देखो। डेंसिटी ऑफ इवन मरकरी में याद दिलाऊं आपको, 13600 केजी पर मीटर क्यूब होता है। मरकरी की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, 13600। लेकिन ये तो भाई साहब 2.3 इंटू 10⁻17 है। बात समझ रहे हो, न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत 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 ज्यादा होती है। जितने भी मटेरियल को तुम जानते हो ना, उनमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी दिखाई पड़ रही है हमें, तो न्यूक्लियस की दिखाई पड़ रही है। सो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी 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 हाई। क्या आप सबको मेरी बात चमकी है? अगर बात चमकी है तो चैट बॉक्स में सभी का दिल दिखाई पड़ जाना चाहिए। सभी का भाई साहब दिल दिखाई पड़ जाना चाहिए चैट बॉक्स में। हाँ,
हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। बामर सीरीज भी है ना सर इसमें? भैया बामर सीरीज तो पिछले के पिछले चैप्टर में थी, एटम वाले में थी भाई साहब, पिछले ही चैप्टर में। तो यहां पर भी वही बात किया गया है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हमें मिल गई है। तो आज की क्लास में थ्योरेटिकल पॉइंट्स तो यही थे, अब हम लोग करने वाले हैं ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, है ना? हाँ, न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स, यस। एविल स्पिरिट आ गई है, कह रहे हैं सर जी। हाँ, पूरे लेक्चर में सर लिखना क्या क्या है, जो इंपॉर्टेंट लगे लिख लो। देखो ये चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी ज्यादा है, न्यूमेरिकल वाली चीजें थोड़ी कम है ना? लेकिन जो है वो बहुत आसान है और बहुत आसानी से समझ में आएगा, पूछा भी जाएगा। ठीक है भाई? चलो भाई साहब, अब आ जाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 16 मिलीग्राम का मास है, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। 16 मिलीग्राम का मास है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? कॉन्सेप्ट वही है, E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। मास कितना है? 16 मिलीग्राम। मिली का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम। 16 मिलीग्राम का मतलब 16 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब उस ग्राम को भी बदलना पड़ेगा किलोग्राम में भैया, तो 10⁻³ से और करेंगे, तब जाकर ये कन्वर्ट किसमें होगा? किलोग्राम में। मैं लिख रहा हूं 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। ग्राम को फिर से कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 इंटू 10⁸। ठीक है, तो उसका भी करेंगे स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻16। अब आपको बताना है कि भाई साहब आंसर क्या आएगा। चलो अब आंसर बता दो यार, अब तो बता दो, है ना? अब तो बता दो। अच्छा गौरव बेटा चेक करते हैं, डाउट चेक कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे भाई। ये जूल में आएगा भैया, हाँ गलती ना करना, जूल में है ये, लेकिन पूछा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गया, अभी इसमें कुछ डिवाइड डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें। ये जूल में है। अगर मैं इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवाइड कर दूं, तो अब ये आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अब ये आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, तो 1.6 और ये 10 बन जाएगा, तो ये अल्टीमेटली 9 इंटू 10⁻, कितना बनेगा? 16 है, -6 करोगे तो कितना? 10 आ जाएगा, 10 10 11 हो जाएगा, और ये 19 भी ऊपर आएगा, कितना बन जाएगा? 30, है ना? 11 और 19 30, यानी 9 इंटू 10⁻30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। 9 इंटू 10⁻30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। 61.5% बच्चों ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही किया है, बहुत बढ़िया भाई। अमन गुप्ता, जितेश कुमार, अनवी जोशी, ऋषभ वर्मा और ओंकार गुप्ता, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 16 मिलीग्राम को एनर्जी में कन्वर्ट करना था, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, 16 मिलीग्राम का मतलब हो गया 16 इंटू 10⁻³ ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, 10⁻³ से और करेंगे, सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर। देखो मास को एनर्जी में बदलना बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, हाँ अंसारी साहब कह रहे सर लास्ट में यही वाला गाना गा देना सर, कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा भाई, गाना हम गाते हैं, कॉन्फिडेंस तुम्हें आता है, सही है भाई, ये भी सही है ना? ये लॉजिक भी सही है। तो हम लोग को जो है थोड़ा यहाँ पर ऐसा करना चाहिए ना पीडब्ल्यू में, कि थोड़ा लेक्चर होते होते बीच बीच में कोई सिंगिंग वाला आ जाए, कंसर्ट वंसर्ट हो जाए थोड़ी देर, है ना, 5-7 मिनट का, सही रहेगा। क्यों भाई?
सोचो, इमेजिन करो तुम क्लास ले रहे हो, बीच में यहाँ पे अरिजीत सिंह साहब को बुलाया जाए, वो भी थोड़ा एक आध गाना गुनगुना दें, एकदम माहौल बन जाएगा। क्यों भाई, ये बात किया जाए क्या? ये बात किया जाए, अलग सर से बात करते हैं, सर ऐसा जो है सिंगर विंगर भी यहाँ पे बुलाओ सर, है ना, बढ़िया रहेगा। है ना। दिल की बात, देखो चिराग कह रहा बिल्कुल सर, दिल की बात हो गई सर। हाँ, है ना, समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ, बहुत कलाकार हो सब लोग। ये लो, अमन गुप्ता एक और आ गए, कह रहे हैं सर जी सपना चौधरी को मत भूलिएगा। हाँ सर, वो भी आएंगी, नालायक कहीं का। चलिए ठीक है, 9 × 10⁻30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा आ गया है। इसको जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे तब। नेक्स्ट है बेटा, टेकिंग 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU अगर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तो मास ऑफ कार्बन एटम कितना होगा? कार्बन एटम का मास कितना होगा? सोचो, कार्बन एटम का मास कितना होगा? अगर मैं 1 AMU को 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लूंगा, तो कार्बन का कितना होगा? देखो बेटा, कार्बन का जो मास होता है, क्या वो 12 AMU के बराबर है? सोचो, कार्बन का जो मास है, क्या वो 12 AMU के बराबर है? 1 AMU का मतलब होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 के बराबर, है ना भाई? बस दनादन सॉल्व कर लो, दनादन सॉल्व कर डालिए जल्दी से। कार्बन एटम का जो मास है वो 12 AMU के बराबर है ना भाई? सुमित कह रहे हैं लगता है सर की वाइफ घर में नहीं है। बात सही कह रहे हो भाई, देखो जब वाइफ घर में नहीं होती है तो आदमी थोड़ा फ्री फील करता है ना, इसलिए वो फ्री ओपनली बोल देता है कोई बात। ये बात सही कह रहे हो। हाँ, ये हो सकता है मैं बाहर निकलते ही अभी मारा जाऊं, वो एक अलग बात है ना, लेकिन बात तुम सही कह रहे हो। वाह अंसारी साहब, वाह वाह वाह। ऋषु राज, आप जूलॉजी क्लास में आओ भाई, हम वहां क्या करेंगे जूलॉजी क्लास में आके, फिजिक्स समझाना है हमको, है? ठीक है, देखो 1 AMU जो है वो 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.66, तो ये हो गया भाई साहब 19 इंटू 92 इंटू 10⁻⁻27 केजी के बराबर। तो इस तरह का 1.9 या 19 टाइप का ऑप्शन तो एक ही है, और वो ऑप्शन है हमारा ए वाला ऑप्शन। 70% बच्चों ने, ऑलमोस्ट 70% बच्चों ने क्वेश्चन को बिल्कुल चकाचक सही किया है। बहुत ही बढ़िया भाई। शिल्पी कुमारी, ये कन्या तो पहली बार लग रहा है ऊपर आई है। तो रूबीडियम सीजियम भी है, ठीक है, पायल है, ऋषभ है, सोनित, ठीक है। ये शिल्पी कुमारी कौन है भाई? पहली बार ये कन्या आई है सबसे ऊपर, इनको वीडियो कॉल किया जाए। हम्म, देखिए जरा कनेक्ट हो रहा है क्या? कनेक्ट हो रहा है क्या? हाँ, कुछ और बच्चों को भी कॉल किया जा रहा है। कोई कनेक्ट हो गया? गुनगुन कनेक्टेड है। अरे गुनगुन, क्या बेटा सब फेंक दे रहे हो घर में? हाँ, आवाज आ रही है गुनगुन आपको? एम आई ऑडिबल? अरे आवाज आ रही है बच्चा, नहीं आ रही है? एक मिनट, मैं भी चेक कर ले रहा हूं। तुम्हारे पास बेटा आवाज तो आनी चाहिए मेरी। एम आई ऑडिबल गुनगुन?
हेलो सर। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? यस सर, अभी आई है। गुड हाँ इवनिंग हाँ। सर। अच्छा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो क्या कह रहे थे वीडियो कॉल करने के लिए आप? सर जो पिछला चैप्टर था ना एटम्स वाला, उसमें जो बोर्ड्स की वो थी डेरिवेशन, कौन सी? रेडियस वाली सर। हाँ हाँ। सर वो नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही है? देखो, यस वो सर। जो है ना, वो प्रैक्टिस के साथ आपका आएगा। ठीक है, वहां पर कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो सबसे पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन बेटा बन गई थी क्वांटम कंडीशन से, यानी एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। यही दो कंडीशंस को आप यूज करोगे तो वहां से वेलोसिटी, रेडियस, सारी चीजें निकल आएंगी। ठीक है, तो वो सीक्वेंस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा जिस सीक्वेंस से मैंने वो डेरिवेशन किया था। उस समय भी बताया था, उस डेरिवेशन को कम से कम 5-6 बार लिख करके प्रैक्टिस करो। जितना लिख कर यस। प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली कंफ्यूज आएगा। बहुत हो जाते हैं क्या बेटा? उसमें सर, कंफ्यूज बहुत हो जाऊं। तभी तो कह रहा हूं 4 से 5 बार 6 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा। वो डेरिवेशन है थोड़ा सा टेढ़ा, बच्चों को लगता है क्योंकि लेंदी हो जाता है काफी। बाकी है बहुत ही आसान सा डेरिवेशन, है ना? यस सर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, गुड इवनिंग। इनको कुछ डाउट था ये? स्टार्टिंग में ही मैंने इनका कमेंट पढ़ा था, कह रहे थे सर वीडियो कॉल कर देना। अच्छा, ठीक है। शिल्पी कुमारी को हमें लगता है वीडियो कॉल पहुंचा नहीं है। मुझे भूल गए क्या? नहीं नहीं, फैज आलम साहब, आपको हम कैसे भूल सकते हैं? दम याद है। आलम साहब, आलम साहब। हाँ, आप लोगों में से कौन सिंगर है भाई, वो बताया जरा। आप लोगों में से कौन सिंगर है? तो यहीं पे अभी कंसर्ट शुरू कर देते हैं हम लोग, इंडियन आइडल का ऑडिशन, है ना? हाँ, फैज आलम साहब, ट्रक में बैठे हो क्या? आलम साहब, यार तुम्हारा तो चेहरा ही दिखाई नहीं पड़ रहा है। भाई दिख रहा है क्या ये लड़का? हमें को ना दिख रहा। आलम साहब कहां पर हो भाई? है? चलो कोई बात नहीं। जिसके पास थोड़ा यार नेटवर्क ठीक ठाक हो वो बताएं। चलिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। वो जो है ट्रक लेके भाग रहे थे, मैं निकला गड्डी लेके। चलिए, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सिंगर कौन कौन है आप लोगों में? चलो अभी क्लास ले लें, फिर ये सब बातचीत करते हैं ना। पहले क्लास कंप्लीट कर लें आपकी। चलो अगला देखो। नेचुरल क्लोरीन इज फाउंड टू बी मिक्सचर ऑफ टू आइसोटोप ऑफ मास 34.98 AMU एंड 36.98 AMU। क्लोरीन के जो दो आइसोटोप्स हैं उनके मासेस हमें गिवन है ये और ये। कह रहे हैं देयर रिलेटिव अबंडेंसेस आर 75.4% एंड 24.6%। दोनों का परसेंटेज भी पता है। हमसे कह रहे हैं बेटा फाइंड द कंपोजिट एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरल क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास बता दो, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास तुमसे पूछ रहा है। एवरेज याद करो, मैंने क्या सिखाया था आपको? एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या था कि भाई 34.98 AMU वाला जो है वो कितने परसेंट है? 75%। तो 75.4% इसका हो गया। प्लस प्लस अगला कौन है? 36.98। 36.98% ये कितना है भाई? 24.6% के बराबर। ठीक है भाई, तो 34.98 का 75.4% हमने निकाला, 36.98 का 24.6% निकालो। अब जल्दी से कैलकुलेट करो और सभी लोग आंसर करो। कैलकुलेट करो और आंसर करो।
कैलकुलेशन करो और आंसर करो। आपको यहां बताना है कि ये वैल्यू आखिर कितनी आएगी, यानी एवरेज एटॉमिक मास कितना आने वाला है। हाँ, हाँ, आर्यन कह रहे हैं कौन कौन टोनी कक्कड़ का फैन है। वाह। नेहा कह रही है मैं ऐसी सिंगर हूं कि आप सर दोबारा जो है गाना झेल नहीं पाएंगे। सही है, सही है, सही है। सिंगर हो तो ऐसा ही हो, आदमी याद तो रखे आपको। रूबिडियम सीजियम का नाम भूल गए, भूल गए, भूल गए। सॉल्व करो भैया। 34.98 मल्टी हो 34.98 मल्टीप्लाइड बाई 75.4 डिवाइडेड बाई 100, तो वैल्यू आ गई है 26.37, ठीक है इनका, और 36.98 इंटू 24.6 डिवाइडेड बाई 100, तो ये वैल्यू आ गई है 9.09। दोनों को ऐड कर देते हैं भैया, 26.37, वैल्यू आ गई है 35.467 के बराबर, इतने एएमयू के बराबर, ठीक है। 35.467 एएमयू, ऐसा ऑप्शन हमारा बी वाला ऑप्शन है। बी वाला ऑप्शन 64.6% बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, वेरी गुड। आदित, आमीन, सुमित, गौर और जय, सविता और सत्य, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं आप सभी लोग। हाँ, सही है, सही है। आलम साहब कह रहे हैं सर आप तो दिखाई नहीं दे रहे। भाई तुम हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, हम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो बाकी जनता दिखाई मतलब बताएगी कि कौन दिखाई पड़ रहा था, बताओ भाई। हम दिख रहे थे या आलम साहब दिखाई पड़ रहे थे? बताइए आप लोग, बाकी जनता बताएगी। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सेम कॉन्सेप्ट पे मैं आपको कितना तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट पे। अब ये आ जाना चाहिए तुम्हें कॉन्सेप्ट। नेचुरल बोरॉन इज कंपोज्ड ऑफ टू आइसोटोप। बोरॉन के दो आइसोटोप हैं भैया, बोरॉन 510 और बोरॉन 511। द टू आइसोटोप हैव मासेस, दोनों आइसोटोप के जो मासेस हैं वो इतने और इतने एएमयू हैं। Find relative abundance of each isotope in the natural boron if atomic mass unit of the natural boron is this। अगर इस बार एवरेज मास गिवन है, इस बार एवरेज मास बेटा गिवन है, ठीक है, कह रहा है इसका जो मास है वो इतना है, उसका जो मास है वो इतना है, एवरेज मास भी गिवन है, तो आपको ये बताना है कौन कितने परसेंट पाया जा रहा है, दोनों का परसेंटेज बताना है। तो मान लो ये अगर x परसेंट है तो ये 100 माइनस x परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका x परसेंट, इसका मास कितना है 10.003 का x परसेंट, यानी इंटू x बाई 100, प्लस इसका 100 माइनस x परसेंट, इसका कितना है यानी 11.009 का 100 माइनस x परसेंट बाई 100। This is equal to, this average value is 10.81 AMU। ये वैल्यू 10.81 AMU के बराबर आ गई है, यानी 10.003x प्लस 1100.9, ठीक है, इसको अंदर ले जा रहा हूं, माइनस 11.009x इज इक्वल टू, ये 100 में इधर ले जा रहा हूं तो 1081। अब तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है, पूरे 1 मिनट का समय है, और ए बी सी और डी में से आंसर करो। x की वैल्यू निकालो और 100 माइनस एक्स की वैल्यू निकालो जल्दी से। x की वैल्यू भी निकालिए, 100 माइनस एक्स की वैल्यू भी निकालिए, दोनों वैल्यूज निकालिए
और आंसर करिए। देखो बेटा, कह रहे थे कि बोरॉन जो है, बोरॉन 10 और बोरॉन 11, ये दो आइसोटोप्स हैं। बोरॉन 10 का जो मास है वो 10.003 AMU है, बोरॉन 11 का मास है 11.009 AMU। अगर जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 10.81 AMU है, तो आपसे कह रहे हैं ये दोनों आखिर आइसोटोप्स कितने कितने हैं, परसेंटेज दोनों का बता दो कितना कितना है। तो मान लिया बोरॉन X% है, तो बोरॉन 11 जो है वो 100 - X हो जाएगा, राइट। अब अगर ये X% है तो कितने का X% है भाई, 10.003 का, 10.003 का X%, ठीक है। और 11 वाले का यानी कि 11.009 का 100 - X%, ठीक है भाई, 100 दैट इज इक्वल टू 10.81। मैंने क्या किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 10.003x, ठीक है। 11.009 को मैं अंदर ले गया तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1100.9, और इसको x के साथ ले जाओगे तो -11.009x, दैट इज इक्वल टू 10.81 मल्टीप्लाइड बाई 100। इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। 100 उधर चला गया तो ये बन गया। अब जो भी बचा है आइए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 10.003 माइनस इसमें से 11.009 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1.006x बचेगा, राइट। और ये इधर क्या था, 1081, उसमें से 1100.9 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो -1.006x इज इक्वल टू 1081 में से आप 1100.9 सब्ट्रैक्ट करिए तो वैल्यू आ रही है -19.9000, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू यहां से आइए निकालते हैं, दैट इज रेशियो ऑफ दिस। तो 19.9 डिवाइडेड बाई 1.006, जैसे डिवाइड करोगे बेटा x की वैल्यू आएगी 19.78%, यानी कि 19.78% ये वाला है, ठीक है। इसमें से 100 घटा दूंगा तो 80 पॉइंट, यानी दूसरा वाला जो है, यानी कि 100 - x जो है वो कितना आ जाएगा, दैट इज 80.22%। तो ये दो हमारे आंसर्स आ गए बेटा, 19.78 और 80.22। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 53% बच्चों ने ऑलमोस्ट सही किया है, रवि, ओंकार, कोमल, सत्या और आरती, राइट। ध्यान से देख लो सभी लोग, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो भाई साहब, ध्यान से देखो, ठीक है। 10.003 का x%, 11.009 का 100 - x%, दैट इज इक्वल टू 10.81। सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू आ गई इतने परसेंट, यानी कि बोरॉन 10 वाला जो है वो 19.78% है, तो रिमेनिंग जो है 100 - x वो बोरॉन 11 वाला रहा होगा। तो यही दोनों हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन कितने कितने परसेंट है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या आप सभी को बात समझ में आ रही है, बोलो यार। अर्पिता राय कह रहे हैं सर आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हम 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बेटा बात 30 सेकंड की नहीं है, बात देखो 1 मिनट का पहली बात मैं टाइम दे रहा हूं, दूसरी बात क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा टाइम उसमें भी दे रहे हैं, क्वेश्चन का हिंट भी दे रहे हैं, करने पे उतारू हो जाओगे तो हो जाएगा। कैलकुलेटर तुम सामने रख लो, खटाखट कैलकुलेटर चलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्लास 12th में है,
इतना मैं यकीन आपके ऊपर कर सकता हूं कि हाँ भाई, जोड़ घटाना गुणा भाग तो आप सही करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब अगर वो भी नहीं कर सकते हो भाई, तो फिर लोचा दूसरा है, फिर मामला गड़बड़ है ना। बाकी बच्चा कोशिश करोगे तो जरूर होगा। तो देख लो आंसर्स। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जर्मेनियम 70, आर नॉट की वैल्यू गिवन है, आपको इसका आंसर बताना है। देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट कितना है 1.1 FM। अब दे दिया तो भैया हम यही मानेंगे, अदरवाइज 1.2 लेते। ए कितना है 70, तो 70 की पावर बेटा 1/3। ये सिंप्लीफाई करना है। अब ये बहुत बड़ा खेल हो गया भाई। 70 की पावर 1/3 क्यूब रूट है यहां पे निकालने का सिस्टम है ही नहीं। अब बताओ, देखो अब इस तरह का अगर कभी क्वेश्चन आपसे बन जाता है, ठीक है, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आपसे बन जाता है, तो फिर वो 70 की पावर जो है ना, 70 की पावर 1/3, या तो ये तुम्हें देंगे अलग से, या तो तुम्हें ये वैल्यू अलग से देंगे, ठीक है। अगर ये वैल्यू तुम्हें उन्होंने नहीं दे रखा है, तो फिर यहां पे 70 नहीं होगा, 70 की जगह जैसे वो तुमको 125 दे देंगे। मतलब यहां पे नंबर ऐसा दे देंगे जिसका क्यूब रूट इजिली निकल आए। बात समझ रहे हो, जिसका क्यूब रूट यहां पर इजिली निकल आए, वो नंबर तुम्हें यहां पे दे देंगे। क्लियर है क्या? वो नंबर आपको यहां पे दे देंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वैसे अगर मैं इतने के ही हिसाब से आपको दे दूं क्वेश्चन, तो अब बताओ कौन सा टिक करोगे। मान लो यही है, ठीक है, यही है, कौन सा टिक करोगे अगर करने को आ ही जाए तो? दया भाई, तभी तो क्वेश्चन दे दिया। हाँ, आशुवेंद्र कह रहे हैं सर 64 कर लीजिए, ये भी सही है। अगर 64 होता तो सोचो क्या होता आंसर, उसी के रेशियो में सॉल्व करना है। अगर यहां पर 64 होता तो क्यूब रूट 4 आता, तो वैल्यू 4.4 आ जाती। अभी 64 नहीं है, उससे थोड़ा ज्यादा है, तो ऊपर वाला माला लगाओ अगर है तो। तेरी अदाओं का जादू जो चल गया, दीवाना मैं हुआ, दिल मचल गया। तो भाई साहब, अगर 64 होता तो उसका क्यूब रूट 4 होता, 4 इंटू 1.1 करते 4.4 आता। तो जो भी आंसर आएगा वो 4.4 से ज्यादा ही आएगा, और 4.4 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है ए वाला। वो ऑप्शन है ए वाला। 56% बच्चे इस बात को समझ गए, लेकिन 44% बच्चे जो है नहीं समझ पाए। अनवी, निशांत, अमन, अन्या और जानवी वर्मा। बोलो यार, क्या ये लॉजिक समझ में आया? क्या ये लॉजिक समझ में आया है? चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब ये मेरे लिए आ गया है क्वेश्चन, कह रहे हैं न्यूक्लियर मास ऑफ आयरन इज दिस, कैलकुलेट न्यूक्लियर डेंसिटी। बेटा देखो, डेंसिटी मैंने आपको बताया ना, m/a अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए से ए भी कट जाता है। तो डेंसिटी जो है वो मास नंबर पर डिपेंड ही नहीं करती है। तो चाहे आयरन की डेंसिटी हो या किसी की भी डेंसिटी हो, वैल्यू याद करो सेम थी। वो वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, इंटू 10⁻17, तो मेरे को ध्यान है, ठीक है, इंटू 10⁻17 तो ध्यान है। स्टार्टिंग में क्या बोला था, स्टार्टिंग में क्या वैल्यू बताई थी डेंसिटी की, बताओ। डेंसिटी की स्टार्टिंग में वैल्यू क्या बताई थी, 2.3। यस, 2.3 है ना। तो डेंसिटी की वैल्यू देखो सेम रहेगी, चाहे किसी का भी न्यूक्लियस हो, डेंसिटी इज ऑलवेज सेम।
डेंसिटी इज ऑलवेज सेम, वैल्यू किसी की भी हो, कोई भी न्यूक्लियस हो, है ना, 2.3। यस, तो 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, देख लो 2.9 इंटू 10⁻17, 2.9 हो गया। अरे अरे ठीक है, आर नॉट की वैल्यू यहां पे 1.1 लेकर के सॉल्व किया, वो बात एक ही है। ठीक है, तुमको यही आंसर लिखना है, कभी भी पूछेंगे तुमको यही एक ही आंसर लिखना है कि डेंसिटी जो है मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, तो मास नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखो, न्यूक्लियाई ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ सर्टेन पार्टिकल। कह रहे हैं कि जब हम लोग किसी न्यूक्लियाई का आइसोटोप निकालते हैं, किसी न्यूक्लियाई का जब हम आइसोटोप निकालते हैं तो उसमें किसी सर्टेन पार्टिकल का सेम नंबर होता है। वो पार्टिकल कौन सा है? सेम नंबर वाला पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियॉन है या प्रोटॉन है? आंसर करो बेटा, 45 सेकेंड है। यानी कि अगर बात आइसोटोप की कर रहे हैं, आइसोटोप के न्यूक्लियाई की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल कौन सा होगा? कौन सा पार्टिकल है जो सेम होता है? आइसोटोप का मतलब क्या था, सोच लेना बस। आइसोटोप का मतलब क्या था? जेड सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, मास नंबर अलग अलग होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो कौन सा पार्टिकल सेम होगा? आंसर करो। क्या बातचीत चल रही है भाई? बेटा अगर आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर अगर सेम है, तो सोचो जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर के ही तो बराबर है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, कुछ बच्चे सोचेंगे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होता है सर, तो क्या ऑप्शन ए भी हो सकता था? नहीं, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं? न्यूक्लियाई। जब तुम न्यूक्लियाई की बात कर रहे हो तो न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं, वो तो बाहर की बात है। ठीक है भाई, समझ लो। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 32% बच्चों ने सही किया है। ठीक है, दया सिंह, अनवी, रूबीडियम सीजियम, मुरारी और आदित्य आमिन। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस टू द वॉल्यूम ऑफ एटम? ठीक है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम और एटम के वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ एटम, ये रेशियो कितना होगा? मैं आपको हिंट दे रहा हूं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन रेडियस ऑफ एटम के रेशियो का 3 गुना होगा, क्योंकि वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई तो कट ही जाएगा, केवल रेडियस के रेशियो के क्यूब के बराबर आ जाएगा। अब तुम दिमाग लगाओ कि न्यूक्लियस का रेडियस कितना है, एटम का रेडियस कितना है, तो फिर ये रेशियो कितना होना चाहिए? दैट इज आवर क्वेश्चन। न्यूक्लियस का रेडियस बेटा 10⁻⁻14 के रेंज में है, एटम का रेडियस 10⁻⁻10 के रेंज में है, करना क्यूब है, तो 10⁻⁻4 का क्यूब करना है तो 10⁻⁻12 आ जाएगा, 10⁻⁻12 आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन। 53.36% बच्चों ने सही किया है, अनवी, सुधाकर, तन्वी, रविशु और हर्षवर्धन। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा ऊपर वाला माला चलाओ भैया। चलो, द सेट विच रिप्रेजेंट आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स रिस्पेक्टिवली, इनमें से कौन सा सेट है जो आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन एक सीक्वेंस में, अरेंजमेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, चलो 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं,
जल्दी से देख लो, हालांकि क्वेश्चन आसान है। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स कौन है? कौन सा सेट है जो तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है सीक्वेंस से? सिया कह रहे हैं सर आप मेरे क्वेश्चंस का कभी भी आंसर नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्वेश्चन तो पूछो तुम, नजर के सामने आएगा तो जरूर आंसर आएगा बेटा। आपसे कोई हमारी पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं है? वैसे भी टीचर और बच्चों की कहाँ दुश्मनी होती है? टीचर और दोस्त मतलब बच्चे जो हैं वो तो दोस्त ही होते हैं, क्यों भाई? सर आज मुझे वीडियो कॉल करिएगा आशुवेंद्र प्रताप सिंह। भाई तुम्हारा नाम इतना खतरनाक है भाई, डर लग रहा है हमें ठाकुर साहब। हाँ तो करेक्ट आंसर देखते हैं भाई साहब, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स। आइसोटोप का मतलब है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर यहां भी सेम है, सेम है, इसमें सेम नहीं है, गलत, इसमें सेम नहीं है, गलत, ठीक है, इसमें भी एटॉमिक नंबर सेम है, चलेगा, ठीक है। फिर आइसोबार है यानी मास नंबर सेम, तो देखो ये इसका 197 198 ये भी गलत है, यानी डी ऑप्शन सही है। ओ भाई तो आसान क्वेश्चन निकल गया। 45%। अरे गधों, है दिमागवा में गोबर भरे हो का सब लोग? भाई हद है यार, इतना आसान क्वेश्चन। एटॉमिक मतलब तुम एटॉमिक नंबर मास नंबर नहीं देख पा रहे हो। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन क्या होता है? एटॉमिक नंबर अगर सेम है, जेड अगर सेम है तो आइसोटोप, ए सेम है, ठीक है, तो आइसोबार, और अगर ए माइनस जेड सेम है तो आइसोटोन। सिंपल बात है। दया सिंह, आदित्य, अमीन, कोमल, गुनगुन और ध्रुव पांडे। शर्म करो बाकी लोग। हाँ भाई, आशुवेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर साहब, जी सर। आवाज आ रही है? ये सर आ रही है आवाज। तो यार ठाकुर साहब ये बताओ पहले, इतने तगड़े तगड़े नाम कहां से लाते हो? सर अब पेरेंट्स ने रख दिया तो मैं क्या करता। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बताओ बेटा, क्या याद कर रहे थे आप, क्या कह रहे थे? सर मुझे सर आपसे सर बहुत दिन से बात करनी थी, बताइए सर बताइए इसीलिए। बताइए। कैसा चल रहा है पढ़ाई बेटा? परिश्रम बैच से पढ़ाई कैसी चल रही है? सर पढ़ाई सर बहुत अच्छी चल रही है, और सर मेरा सर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हुआ है जब से मैंने आपसे फिजिक्स पढ़ी है। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई बोर्ड यस सर। एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स की उम्मीद कर रहे हो? सर फिजिक्स में तो सर मोर देन 90% सर लाने की ले है। आओगे, बहुत ही बढ़िया, यस। ऑल द बेस्ट। खूब बेटा मेहनत करो, मोर देन 95% लाने की कोशिश करिए, है ना। देखो 90% और 95% जो होता है ना, बड़ा ही हल्का सा इसमें डिफरेंस है। जो बच्चे 100% का टारगेट करते हैं वो 95 प्लस जा पाते हैं, और जो यस 90 सर। का टारगेट करते हैं वो थोड़ा उससे नीचे ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशन को और बढ़ा लो भाई। सच में 90 प्लस लाना है तो अपनी उम्मीद 100 प्लस की करो भाई, कि हमें 100 तो लाने ही लाने हैं, तब यस 95 सर। प्लस आप बड़े आराम से पहुंच जाओगे, यस सर। है ना। यस सर। यस। चलो बहुत बढ़िया। देखो यार ठाकुर लोग मेरे बहुत प्रिय हैं, और कह लो कि बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे जो सबसे खास जो दोस्त हैं वो सब ठाकुर हैं। तो खूब मेहनत करिए ठाकुर साहब, खूब मार्क्स लाइए, यस। है ना। यस। चलो, ठाकुर साहब के देखो नाम इतने भारी भारी से नाम होते हैं, है ना। चलिए कोई नहीं, ऑप्टिमस प्राइम को करिए। ऑप्टिमस प्राइम कौन है भाई? आस्था शर्मा कह रही नालायक सर मैं तो बस पास हो जाऊं बस। अरे नालायक, द मास नंबर ऑफ आयरन न्यूक्लियस इज 56, ठीक है। आयरन का मास नंबर भैया 56 है, तो आपको उसकी न्यूक्लियर डेंसिटी बतानी है। व्हाट इज द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ द आयरन न्यूक्लियाई? आयरन के लिए आपको बताना है, जल्दी से बताओ। 2.29 इंटू 10 की पावर 16, 2.29 इंटू 10 की पावर 17 इंटू 18 इंटू 15। बताओ भैया, ये चार ऑप्शन है।
करिए करिए, सॉल्व करिए। हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, आंख उठाकर तुम्हारा तो फिर ठीक। तो भैया 10 की पावर 17 वाला सही है यार, कई बार बता चुका हूं आज के लेक्चर में। न्यूक्लियर डेंसिटी 10 की पावर 17 वाला ही टर्म सही है। न्यूक्लियाई किसी का भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पायल, आदित्य, अभिषेक, गुनगुन और तन्वी। टू न्यूक्लियाई हैविंग देयर मास नंबर इन द रेशियो 1:3। मास नंबर का रेशियो पता है। द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज वुड बी, न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो कितना होगा? अब तो सही कर देना भाई। कह रहे हैं कि दो न्यूक्लियाई है, मास नंबर का रेशियो अगर 1:3 है तो उनकी जो डेंसिटीज है, न्यूक्लियर डेंसिटीज है, उनका रेशियो बता दो। सेम कॉन्सेप्ट पे फिर से रिपीट क्वेश्चन कर रहा हूं, आंसर बता दो। न्यूक्लियर डेंसिटीज का रेशियो देखो, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो मास नंबर पर डिपेंड करती ही नहीं है। तो मास नंबर चाहे 1:3 हो चाहे 3:1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होगी। अगर डेंसिटी सेम है तो रेशियो 1:1 का ही होगा। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना गधों। 48.6% बच्चों का ही ऊपर वाला माला चल रहा है, बाकी गोबर भरे हैं। आदित्य, आमिन, शिखर, सत्या और अभिजीत, सॉरी अभिषेक और खुशी। हाँ चलो भैया, तो ये था हमारी आज की क्लास और हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, 10 क्वेश्चन किए हैं, और 10 क्वेश्चन में सबसे आगे है रूबिडियम एंड सीजियम। अरे वाह। ऋषभ वर्मा, वर्षा, प्रिया कुमारी, लीना, अर्चित दुबे और सचिन, मोहम्मद नावेद साहब, उज्जवल, गरिमा पांडे। ठीक है, तो ये रूबिडियम सीजियम जी को फोन किया जाए। हाँ, रूबिडियम सीजियम जी अपना नाम खुद ही आकर के बताएंगी या बताएंगे, ये शायद बताएंगी हैं ये, है ना। देखते हैं कनेक्ट हो रहा है क्या। हर्षित सिंह, अच्छा भाई देखते हैं यार। प्रीति कुमारी ने एकदम शुद्ध हिंदी में बताया है, सर आपके अद्भुत व्याख्यान के लिए बहुत बहुत आभार प्रदर्शित कर रही हैं। वाह क्या हिंदी है। हाँ भाई, हाँ ऑप्टिमस प्राइम को कोई कह रहा था, हर्षित सिंह को कह रहे थे। ठीक है, बालकों को कनेक्ट किया जाए, है ना। और अरे एक भाई साहब कनेक्ट हो गए हैं, ऑप्टिमस प्राइम। अच्छा ऑप्टिमस प्राइम तो कन्या निकली, क्या नाम है बेटा? सर चंदा गुप्ता। चंद्रा गुप्ता नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? चंदा चंदा चंदा, चंदा गुप्ता, चंदा गुप्ता कहाँ के रहने वाले हो? सर वाराणसी। वाराणसी के? अरे वाह, हमारी तो मतलब ससुराल वहां है, तो वाराणसी वालों से डर लगता है थोड़ा सा। कैसी बेटा पढ़ाई चल रही है? हेलो सर। कह रहे हैं बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चा आवाज आ रही है? यस सर। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई कैसी चल रही है परिश्रम बैच से? बढ़िया बढ़िया चल रही है। फिजिक्स समझ में आ रही है? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया। कोई फीडबैक हो तो बताइए।
सर मैंने तो बल्कि ज्वाइन करा, लास्ट 3 चैप्टर्स लाइट लगाए हैं, बाकी मतलब फर्स्ट चैप्टर से रिकॉर्डिंग देख रही हूँ अभी, अच्छा, लेकिन अच्छे से समझ आ रहा है। समझ आ रहा है। अच्छा, आपने बैच को जो है आपने देर से ज्वाइन किया होगा। यस सर। अच्छा अच्छा, मैंने चलिए। मॉडर्न सेकंड चैप्टर पे ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। जल्दी जल्दी सारा बैकलॉग बेटा कंप्लीट कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम बहुत ही ज्यादा करीब है। खूब मेहनत करिए और जल्दी से जल्दी चैप्टर्स को कंप्लीट करिए, है ना? यस सर। चलिए, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सर। हाँ, एक चीज आपको दिखाना था। कट गई बच्ची, फोन तो कट गया भाई। रूबिडियम सीजियम। सर एक चीज आपको दिखाना था। अच्छा अच्छा, बताओ बेटा। सर ये ना मैं एटम्स की नोट्स बना रही थी एंड मेरे को इतना आइडिया नहीं, एक बार आप चेक कर लोगे? बच्चा, अब यहाँ पे कहाँ से चेक करेंगे? अभी नहीं, किसी और उस पे कहीं भेज देना, मैं चेक कर लूंगा, देख लूंगा, ठीक है? ओके हाँ, सर, थैंक यू। अभी तो तुम मुझे दिख नहीं रहे हो, बस आवाज आ रही है तुम्हारी, कहाँ से आ रही है ये मुझे भी नहीं पता। आकाशवाणी हो रही है भाई, समझ लो बाकी लोग, दिख तो रही नहीं है यहाँ। चलिए खैर कोई बात नहीं। रूबिडियम सीजियम, भाई क्या नाम है? मेरा अर्शी सर। एक मिनट बच्चा, एक मिनट, कुछ यहाँ पे लोचा हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, इधर हैं आप, यस। हाँ, क्या नाम है बेटा? सर अर्शी। अर्शी नाम है, यस यस यस। हाँ अर्शी, मैं भूल जाता हूँ बार बार आपका नाम, देखो। यस तो बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है अर्शी? सर, अच्छी चल रही है। बढ़िया चल रहा है, समझ आ रहा है? फिजिक्स लगभग देखो खत्म होने को आ गया है, तो क्या फीडबैक रहा ओवरऑल फिजिक्स का आपका? कैसी प्रिपरेशन है? सर मैं तो मतलब अच्छे से समझ आ रहा है, मतलब पहले मुझे इतना नहीं आ रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था। इवन तो मैंने लेट ज्वाइन करा, लेकिन बिना रेफरेंसेस के भी अच्छे से आ रहा है। अच्छा, अब अच्छे से आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया है। खूब मेहनत करते रहो बेटा, है ना? अच्छे से करते रहोगे तो हर एक चीज क्लियर हो ही जाएगी आखिरी तक, ठीक है? यस सर। चलो, हाँ हर्षित सिंह, हर्षित जी, हर्षित सिंह। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। आज काफी वीडियो कॉल हो गया है। वीडियो कॉल में एक तो थोड़ा कम जो है समझ में आता है ना। चलो जाते जाते आप सभी के लिए एक बढ़िया सी शायरी करते हैं और फिर अपने आज के इस लेक्चर को एंड करते हैं। चलो सुनाते हैं, है ना? अभी चलना है रास्ते को, मैं मंजिल मान लूं कैसे? मसीहा दिल को अपनी जिद का कातिल मान लूं कैसे? तुम्हारी याद के आदिम अंधेरे मुझको घेरे हैं, तुम्हारे बिन जो बीते दिन उन्हें दिन मान लूं कैसे? मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। कल हम लोग बेटा ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से, चैप्टर हमारा कल फिनिश हो जाएगा, है ना? और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई? तो चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।